अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गैर यकीनी और दबाव से भरपूर मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां PTI की मतवक्के स्ट्रीट मूवमेंट, बानी PTI और उनकी अहलिया को हालिया सज़ाओं के बाद बदलती सियासी तरजीहात और बानी PTI की तहरीक चलाने की हिदायत ने सियासी बिसात को असरनो तरतीब देने की बहस छेड़ दी है। ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि आया PTI मौजूदा हालात में जारहाना एहतजाजी सियासत को आगे बढ़ाएगी या अपनी सियासी हिकमत अमली में किसी बड़ी तब्दीली की तरफ जाएगी, और इस मुमकिना एहतजाज की क़यादत किन हाथों में होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के साथ किन नुकात पर मुज़ाकरात चाहता है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान की जानिब से दी गई मशरूत मुज़ाकरात की ऑफ़र क्या वाकई किसी मुफाहमती रास्ते की बुनियाद बन सकती है, या हुकूमत इसे भी सियासी दबाव के तहत नज़रअंदाज कर देगी, या फिर हुकूमत को ये मशरूत मुज़ाकराती ऑफ़र कबूल नहीं होगी। इसी तनाजुर में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से हम ख्याल जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ निहायत अहम करार दी जा रही है, और इसका मकसद अपोजिशन की मुंतशिर आवाज़ को मुनज़्ज़म और मौसर बनाना है। ताहम ये भी एक बड़ा और अहम सवाल होगा कि क्या मुख्तलिफ बयानियों और तरजीहात के बावजूद अपोजिशन जमातें एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर मुत्तफ़िक हो सकेंगी, या इख्तिलाफ़ात इस इत्तेहाद की राह में रुकावट बनेंगे। सियासी महाजराई के बढ़ते इम्कानात के साथ ये बहस भी अब जोर पकड़ रही है कि मुल्क में बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम आखिर किसके मुफाद में है, और आया अपोजिशन वाकई हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो सकेगी, या टकराव और मुफाहमत के दरमियान झूलती सियासत एक बार फिर किसी नए बहरान को जन्म देगी। तो इन्हीं मामलात पर जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है सीनियर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, कुछ दिन पहले से ही बड़ी उम्मीदें और कयास आराइयाँ की जा रही थी जी, कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो इकट्ठा होगा, दीगर जमातों को भी दावत दी जाएगी। तो ये कैसा दुरानी साहब अपोजिशन इत्तेहाद था जिसके अंदर खुद के अंदर भी इत्तेहाद नहीं था? तो इससे कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हासिल किया इस अपोजिशन ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहरहाल इस पे जो लोग इसको इनिशिएट करते हैं, मेहनत भी करते हैं और उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, उसका एक इम्पैक्ट तो होता है और उसका एक तासुर बनता है, लेकिन रिजल्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस होने से नहीं निकलते। रिजल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर होमवर्क से निकलते। मतलब यह है कि वो कमेटी जो कॉन्फ्रेंस के बाद बनाई जाए किसी काम को करने के लिए, उस कमेटी को तो कॉन्फ्रेंस से पहले बनना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। बैन ही जिन पॉइंट्स के ऊपर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर वेल वर्क्ड किस्म की एक स्ट्रेटजी ले डाउन होनी चाहिए। वो गालिबन नहीं हो सकी। हाँ, उस पे एक्सपेंड कर दिया गया, मीडिया को भी बुला लिया गया, सिविल सोसाइटी को भी बुला लिया गया, सबको बुला लिया गया, लेकिन उसके नतीजे में उम्मीद जनरेट नहीं हो सकी। उसके नतीजे में खान साहब की एक और ट्वीट आ गई और उस ट्वीट ने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक माहौल को टर्न कर दिया। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जो क़यादत है इस वक्त अपोजिशन की, उसको मेहनत की जरूरत है और एक वेल थॉट और वेल वर्क्ड स्ट्रेटजी की जरूरत है, और वो ऑब्वियसली वो कर ही रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर दुरानी साहब ये भी अर्ज कीजिएगा सर, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों करें, ये तो बाइख्तियार है ही नहीं। तो क्या अपोजिशन भी इस वक्त बाइख्तियार नहीं है? क्योंकि बानी चेयरमैन PTI की जो ट्वीट आती है या उनकी बहन जो गुफ्तगू करती हैं कि जी किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अपोजिशन इत्तेहाद एलामिया जारी करता है कि जी मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखिए, आपने अपने सवाल में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये भी हुकूमत की तरह बेइख्तियार हैं। लेकिन मैं इसके एक हिस्से पे मेरा एतराज है थोड़ा सा, वो ये है कि हुकूमत तो मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार है और हुकूमत ने अपना तमाम अख्तियार जो है उसको एक नुक्ते पे लगाया हुआ है कि कोई मफाहमत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम किसी किस्म की मफाहमत नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो किसी भी सूरत में ऑपोजिशन को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं देना चाहते, और वो ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन को मजीद सप्रेस करें ताकि वो रिएक्शन करें।
दूसरी उनकी जो स्ट्रेटजी है, बड़ी वो है, कंसिस्टेंट है। वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन का तमाम जो गुस्सा और उसका रिएक्शन जो है वो हुकूमत की तरफ ना आए, बल्कि वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ चला जाए। इन दो चीजों को हुकूमत ने कंसिस्टेंटली मैनेज किया हुआ है। लेकिन इसमें जो उनकी एक कामयाबी है वो तो ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन को वाकई वो दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, कि मतलब वो ऑपोजिशन को बजाय इसके कि ऑपोजिशन ये समझे कि उनका असल मुकाबला वो हुकूमत से है, उनकी जो सीट चोरी हुई है या उनकी जो सियासत चोरी हुई है वो तो माले मसरूका तो हुकूमत के घर में पड़ा हुआ है, और वो चल पड़ते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, उसने दिलवाया उसने दिलवाया। दिलवाया दिलवाए की बात जो होती है वो बात की होती है, जिसके घर पड़ा हो वो पहला सस्पेक्ट होता है। इसलिए जो हुकूमत है वो इस वक्त तो इस लिहाज से कामयाब है। अपोजिशन की कामयाबी ये है कि एक तो उनकी हिकमत अमली जो है वो तो इतनी कामयाब नहीं है कि वो एक मतलब वो खिलाड़ी को बॉल कराने के बजाय वो रेफरी को बॉल करा रहे हैं। वो उनकी अपनी एक सही ना ना जिसे कहते ना पुख्ता स्ट्रेटजी है। और उस बॉल में कहीं चक्का तो नहीं लग गया जिसको जो उनकी जो दूसरी उनकी कामयाबी है वो ये है कि वो जो लीडरशिप है वो इसलिए मुतमईन है कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो मुकम्मल तौर पे आता। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि खान साहब गिरफ्तार हैं, उनकी मकबूलियत आज़ाद है, हुकूमत आज़ाद है और उसकी मकबूलियत कैद है। तो हुकूमत जितना भी देर कैद में रखा जाएगा खान साहब को, उतनी ज्यादा उनकी जो पब्लिक में पॉपुलैरिटी है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन है या ऊपर जा रही है। तो अब ये अपनी अपनी एक वो सिचुएशन है, लेकिन इन दोनों में से जो एक नुकसान उठाने वाली एंटिटी है, जो मुकम्मल तौर पे दोनों की हिकमत अमली की वजह से नुकसान उठा रही है, वो मुल्क है जी। और मुल्क के अवाम है। कि मतलब मुल्क की मईशत नहीं संभल पा रही, हुकूमत कोई परफॉर्म नहीं कर रही या कर पा रही, इसी तरह से अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, गवर्नेंस बैड टू वर्स की तरफ जा रही है, इकोनॉमी वर्स टू वर्स की तरफ जा रही है। अब ये सारी और तमाम हुकूमत तो इस वक्त उसने तो अवाम की जेबों में हाथ डाल दिया। आप देख लें, सोलर के 4 रुपए बच जाते थे अवाम को, वो भी खत्म कर दिया। चीनी के ऊपर लूटपाट मचा दी। मतलब काश्तकार जो मुल्क की मईशत में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, उनको बैंकरप्ट कर दिया। इंडस्ट्री चल नहीं रही, एक इंडस्ट्री चल रही है मुल्क में सिर्फ, और वो है कर्जों। कर्जे लेते जाओ, कर्जे खाते जाओ, कर्जे लेते जाओ, कर्जे खाते रहो। तो दूसरी जो इंडस्ट्री चल रही है ये अर्ज कीजिएगा, कता कराने की माजरत, ये अर्ज कीजिएगा, आपने इतने मसाइल हुकूमत के आप इस वक्त मुल्क के गिनवाए हैं, ये तो फिर आइडियल सिचुएशन होगी किसी भी तहरीक चलने के लिए, तो अवाम तो फिर अपोजिशन का साथ देंगे। आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये अपोजिशन या अपोजिशन इत्तेहाद क्या इस पोजीशन में है कि एक बड़ी तहरीक जो है वो लॉन्च कर सके? दूसरा ये बताइएगा, जो सुहेल आफरीदी है, इनका कितना बड़ा इम्तिहान होगा? एक तरफ दबाव बढ़ रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTI जो है, अगर उनको इशारा करते हैं या उनको ये हिदायत जारी करते हैं कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक का आगाज किया जाए, तो वो इस वक्त कितनी मुश्किल में आ सकते हैं? क्योंकि गंडापुर साहब जो हैं वो भी 1-2 दफा एफर्ट्स कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली उन्हें। देखिए, ये आपका बड़ा वैलिड एक पॉइंट है कि चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा इशू है कि हुकूमत में रहे भी, हुकूमत चलाए भी और उसके साथ साथ तहरीक भी चलाए। देखें, हुकूमतें जो होती हैं उनमें तहरीक चलाने की एबिलिटी नहीं होती, और हुकूमतें तहरीक चलाने के लिए होती भी नहीं है। हुकूमतें तो हुकूमत चलाने के लिए होती हैं और बेटर गवर्नेंस देने के लिए होती हैं, और जिसकी वो अब कोशिश भी कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी अली अमीन ने भी पूरी कोशिश की। लेकिन अब जब हुकूमत चलाने के साथ साथ तहरीक चलाने की अगर जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पे आ जाएगी, तो मैं बता दूं वो नहीं तहरीक चला सकते। तहरीक चलानी है अगर, तो मैं तो तहरीक तो सियासी तहरीक ही होनी चाहिए। सियासी तहरीक तो इस वक्त चलाई जा सकती है, लेकिन कोई गुरीला तहरीक नहीं इस वक्त चलाई जा सकती, इसके नतीजे में कोई एक जलसा निकले और वो कामयाब होके वापस आ जाए। ये तो तैमूर की तरह 30 हमले करने पड़ते हैं सियासत में, हर दफा। और अपोजिशन का काम ये होता है कि वो
अब देखें ना, ऑपोजिशन को अगर आप तहरीक पे डाल देंगे, अब उन्होंने असली काम छोड़ा हुआ है, वो अवाम के इश्यूज को उठा के उसके ऊपर कोई मुहिम नहीं चला रहे, वो सिर्फ इवेंट्स के लिए उनकी सारी सियासत जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स की तरफ जाती है। जुलूस निकाल दिया, जी जलसा निकाल दिया, धरना दे दिया और वापस। ये तो सियासत नहीं है। सियासत तो पब्लिक इश्यूज के ऊपर, पब्लिक के दुखती रग के ऊपर हाथ रखते हुए एक माहौल बनाने का काम है। और ये चीज मतलब जो हमारी रिसेंट पॉलिटिक्स के जो कायदीन हैं वो नहीं समझते, मेरा ख्याल है, तहरीक की। लेकिन दुरानी साहब, जैसे कि बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बात की है, तो अलीमा खान ये कहती हैं कि जो बंदा भी जो है पार्टी के अंदर से अगर मुज़ाकरात की बात करता है, तहरीक की बात नहीं करता, तो वो खान का साथी नहीं है। तो ऐसे में, ऐसी पेचीदा सूरत हाल में आप ये बताइए रास्ता आगे कैसे निकलेगा, क्योंकि आपने भी बड़ी एफर्ट की हुई है कि कहीं मुज़ाकरात का माहौल बने और बातचीत से मसला हल हो। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी भी यही एफर्ट कर चुके हैं, इनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। देखिए, मैं अभी भी इस बारे में बड़ा पुरुमीद हूं और मैं कॉन्स्टेंटली इसी डायरेक्शन में कि कोई ना कोई मफाहमत के लिए रास्ता आगे निकले, इस पे काम भी कर रहा हूं। लेकिन अब मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि ये जितने कायदीन हैं, ये सिर्फ फोटो ऑप और सिर्फ विजिबिलिटी, खाना निशिस्तन उफ्तन बर्खास्तन के चक्रों में रहते हैं। थिंकिंग प्रोसेस और बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर ये कोई काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। और मैंने इस कॉन्फ्रेंस से पहले भी ये बात इन्हें बता दी थी जब इन्होंने पीपल्स पार्टी को बुलाया था। मैंने कहा अगर आपने पीपल्स पार्टी को बुलाना है तो इसका मतलब ये है कि आप तो फिर माइनस इमरान खान काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप पीपल्स पार्टी को बुलाएंगे तो पार्टी का वर्कर से लेके पूरी पार्टी आपके साथ कैसे चलेगी आप। और इस वक्त जो कोई भी मफाहमत की बात कर रहा है इनमें से, वो ऐसी शक्ल बनाती है उसकी कि वो लगता है कि वो माइनस इमरान खान की बात कर रहा है। हुकूमत भी माइनस इमरान खान की बात करी, ऑपोजिशन भी माइनस इमरान खान की बात करी। मसला हल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के ड्राइविंग सीट के ऊपर हुकूमत खुद इमरान खान को नहीं बैठाएगी, जब तक इमरान खान खुद डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको पता है जब भुट्टो साहब के डायलॉग हुए थे पीएनए के साथ, एक साइड पे भुट्टो साहब, पीरजादा साहब और उनके एक और साहब बैठे थे और सामने ऑपोजिशन की क्यादत बैठी थी। मतलब ये क्यादतों का काम होता है कि वो भी सारी जेल में से निकली हुई थी, उन पे भी दहशतगर्दी के मुकदमे बने हुए थे, लेकिन उनको लाके सामने बिठाया। लेकिन दुरानी साहब, यहाँ पर मसला ये हो गया ना कि कहने वाले ये कहते हैं, जो बाइख्तियार है वो कहते हैं खान साहब पे अब एतबार नहीं रहा। तो अगर एतबार नहीं होगा उन पर, तो किस तरह से अपने साथ उनको बिठा लेंगे और उनकी बात पे फिर यकीन भी हो जाएगा और साथ में मुज़ाकरात का आगाज भी हो जाएगा? गारंटी कौन देगा उनकी? देखें, एतबार किसका है, इनका है या उनका है? किसी का भी नहीं है एतबार। तो इस बार तो बात ये होता है कि जब आप डायलॉग करते हैं, मसले का हल निकालना होता है, कोई वहां पे रिश्ता तो नहीं कर रहे कि आपने इस बार पैदा करना है। भाई बात तो डायलॉग की होगी, जब डायलॉग होगा तो जो रास्ता उसमें तय होगा उस पर सिग्नेचर होते हैं और वही सबको मानना पड़ता है। इमरान खान साहब का एतबार क्या होगा? इमरान खान तो पड़ा है जेल में। अभी तक आप जितने ट्वीट्स की बात करते हैं, अगर कल निकल के इमरान खान इन तमाम ट्वीट से अपनी बरात का ऐलान कर दे तो आप लीगली बताएं उसको कोई चेक कर सकता है? जो फर्द जेल में हो उसका कोई इकदाम अदर देन कोई स्टेटमेंट अदर देन जो मैजिस्ट्रेट के सामने दे, उसकी कोई वक़्त नहीं। इस वक्त जितनी बातें उनसे मंसूब की जा रही हैं उनके लिए वो लायबल ही नहीं है, उन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती उन बयानात की। लेकिन दुरानी साहब, सर मसला यहाँ पर है ना कि जब भी उनकी बहनों की या पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात होती रही है तो उनकी बहन अलीमा खान जो बाहर आके बयान देती हैं कि खान साहब ने ये बात कही है, वही चीज़ ट्वीट में सामने आ जाती है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ट्वीट्स उनकी तरफ से की जा रही हैं उसके लिए वो लायबल नहीं है? मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ। जी। कोई कर सकता है तो कोई कानूनदान कह सकता है कि किसी जेल में बैठे हुए किसी फर्द की किसी स्टेटमेंट के बारे में उसको लायबल ठहराया जा सकता है, अनलेस कि वो खुद एडमिट करे कि हाँ ये मेरी स्टेटमेंट। वो एडमिशन उसको मैजिस्ट्रेट के सामने देना पड़ेगा, बहन के सामने नहीं देना होगा। इसलिए ये एक टेक्निकल इश्यूज है जिसको हुकूमत खुद
इस एम्बिगिटी को मेंटेन कर रही है, इस सारे माहौल की जो एक हिद्दत है उसको कायम रखे हुए है। सही। देखें, पुलिस ने जब तहकीक करनी होती है ना, वो सबसे पहले उस बंदे को इंक्वायर करती है जो बेनिफिशियरी होता है। अगर इस वक्त की जो स्टेलमेट है, इस वक्त का जो रुकी हुई सारी सियासी सिचुएशन है, उसके लिए अगर आपने पूरा ढूंढना है या पाउंड ढूंढना है कि कौन जिम्मेदार है, देखिए बेनिफिट कौन ले रहा है। इस सारी सिचुएशन के बेनिफिट में, इस टकराव के बेनिफिट में जो हुकूमत ने मैनेज किया है, उनकी हुकूमत कायम है। आज अगर डायलॉग हुकूमत शुरू कर दे, कल उसकी हुकूमत का एक किनारा गिर जाएगा, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बड़ी सर आपने अहम बात की है मोहम्मद अली दुरानी साहब का। और आप जैसा कि जी फरमाइए सर। आप फरमाएं। आप नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत को सूट नहीं करते, हुकूमत गिर जाएगी मुज़ाकरात जैसे ही शुरू होंगे? हाँ, गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास ही कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले मैं अगर सामने मुज़ाकरात में बैठा हूं तो मैं तो उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करूं। सही होंगे क्वेश्चन। दूसरी तरफ फिर मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई व्हाट नेक्स्ट, आप क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है, बताएं। भाई हुकूमत ये चाहती है कि कुछ भी ना हो, हम जिस तरह है हम इसी तरह रहें, कोई केस ना सुना जाए, कुछ ना हो। 9 मई का उन्होंने एक अपने लिए एक वो बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव शीट बनाई हुई है, लेकिन 9 मई की फैसले जो है वो खुद नहीं करवा रहे। 9 मई के फैसलों जी वो माफी मांगे। मैं आपको ये बताऊं कि माफी मांगने से 9 मई का कोई मुजरिम जो है वो बरी नहीं हो सकता, उसकी बरात नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक फौजदारी मुकदमा है। सही। फौजदारी मुकदमे में माफी मांगने से क्या होता है? भाई कौम मुद्दई है, फौज मुद्दई है कि भाई मुल्की इमलाक टूटी है, उनमें से जिन्होंने वो तोड़ी है उनको सजा दो। नहीं, अब उनको जो जहाज में बैठे हुए हैं उनको सजा दे रही है, और जो जमीन पे खड़े हुए हैं वो उन्हें मिल नहीं रहे। तो ये सारा जो एक ड्रामा हुकूमत ने रचाया हुआ है, ये सिर्फ इसलिए है कि वो टकराव पैदा करने चाहते हैं अवाम और इदारों के दरमियान, टकराव पैदा करने चाहते हैं ऑपोजिशन और इदारों के दरमियान। और ये जो रवैया है, अब जैसे अब ये मैं आपको बताऊं, ये जो तोशा खाना केस का फैसला आया, अब एपरेंटली तो ये इमरान खान के खिलाफ आया, लेकिन मुझे आप बताएं कौन सा हुक्मरान है अगर उस पर ऐसा केस बनाया जाए तो वो उससे बच सकेगा? ये हुक्मरानों को समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये ना हो कि कल यही सब चीजें उन पे उल्टी हुई हों। और ये बिल्कुल बड़ा अहम नुक्ता मोहम्मद अली दुरानी साहब आपने उठाया है कि ये जो कुछ हो रहा है कल ना हो कि कल इन्हीं लोगों के खिलाफ यही चीज़ें दोबारा हो रही हों। लेकिन जो चीज़ 2018 के बाद हुई वो दोबारा से रिपीट भी हो रही है। बहरहाल सियासतदान जो हैं वो अपनी तारीख से बिल्कुल नहीं सीखते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और इस वक्त बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जैसे कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने तो कहा कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते, मामलात ऐसे ही रहते हैं तो हुकूमत को ये चीज़ सूट करती है, और अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो हुकूमत जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें क्या मौक़िफ़ है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके लिए वे आउट क्या है, बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर लिया रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। सेनेटर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुमायूं मोहम्मद साहब, अर्ज़ कीजिएगा, कौमी कॉन्फ्रेंस के तो बड़े चर्चे थे जी कि आपने बड़ी जमातों के साथ बैठ के मामलात को आगे लेके चलना है, तहरीक की क्या शक्ल होगी, लेकिन ये कैसा कौमी इत्तेहाद आप अपोजिशन का बनाने जा रहे हैं जिनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। और हम देख रहे हैं मौलाना भी आपकी इस कौमी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी का नाम पहले सामने आया था कि आपने उनको बुलाना है, फिर शायद उनको भी आप लोगों ने नहीं बुलाया। ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है, हर पार्टी अपनी अपनी एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा रखती है। तो ऐसे सर गवर्नमेंट पर कैसे दबाव बढ़ा पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। उनके उससे इससे ताल्लुक नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी जमातें जो अपोजिशन वाली है वो क्या कर रही है। सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके जो इकोनॉमिक और जो गवर्नेंस के जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि जब ये लोग कहते थे कि भाई आप लोग हमसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है, तो उसकी वजह ये होती थी कि जब हम लोग
हमारा दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो हमारे जो रिजर्व्स थे वो रिजर्व्स थे, ठीक है, वो तकरीबन 16 से 18 अरब डॉलर तक पहुंचे हुए थे। अच्छा, उसमें कुछ कर्जे भी थे, कुछ लोगों से जो 3 ममालिक है, दोस्त ममालिक है, उन्होंने 3-2-1 के लिहाज से कोई 6 या 7 या 8 अरब डॉलर हम लोगों को दिए हुए, जो आज ये लोग उसका फायदा उठा रहे रोल ओवर। इनको किसी ने एक एक्स्ट्रा रुपया नहीं दिया, ये उसी को रोल ओवर कर रहे, बाकी इनको किसी ने कुछ नहीं दिया, ये कहाँ कहाँ नहीं गए। नंबर 2, इस वक्त जो इनके एक्चुअल जो इनके ज़खायर है वो तकरीबन 2 या 3 अरब से ज्यादा के नहीं, और बाकी जितना भी है वो रोल ओवर आ रहा है। अच्छा, इस वक्त जो इकोनॉमी है वो तकरीबन जो मजमूई सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में 1.7-1.8 जीडीपी के ऊपर है, और आपकी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो 2.5 या 2.6 के ऊपर है। तो आप देखिए ये -0.8 या -0.7 के लिहाज से इनकी जीडीपी बनती है। फिर इस वक्त अगर आप देख लें, गुर्बत पाकिस्तान की बदतरीन लेवल पर है। इस वक्त अगर देख ले, जॉबलेसनेस बदतरीन लेवल पर है। इस पे आगे देख ले, जो ग्रोथ है वो बदतरीन लेवल पर है, जो एक्सपोर्ट्स है वो बदतरीन लेवल पर है, जो इंपोर्ट्स है वो डबल डिजिट्स में चले गए। तो मोहम्मद साहब, ये तो फिर आइडियल सिचुएशन हुई ना ऑपोजिशन के लिए कि कोई भी तहरीक शुरू करे, हुकूमत को कमजोर करे, हुकूमत को गिरा दे। तो फिर आप लोगों का क्या प्लान है अब? आप कोई तहरीक शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब? देखिए, इस तरह है, हुकूमत की मैं अगर मिसाल दूं, शायद अच्छी मिसाल ना हो, लेकिन की तरह है कि जिसको अपना पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं और वो डगमगा रहा है, और आज या कल गिर सकता है, किसी वक्त भी गिर सकता है। अब उसमें सिंपल ये है कि देखना ये है कि ये कितना रुस्वा होके गिरेगा। गिरना इसने जरूर है, क्योंकि ये गिर इसलिए रहा है कि ये लोग जुल्म पर आ गए हैं। ये लोग अभी इस वक्त इंसाफ तो दूर की बात है, इन लोगों ने, आपने अभी देखा है कल जो कल परसों जो हुआ है उसमें आपने देखे लोगों ने क्या कुछ कहा है। क्या काशिफ अब्बासी कह रहा था कि मैं जब ट्वीट करता हूं तो मतलब मेरी बेगम, मेरे खानदान वालों के सबके अकाउंट्स मुंजमद होने शुरू हो रहे हैं, वो लोग बंद कर रहे हैं। अगर इस किस्म के और केसेस बन रहे हैं, कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी FIA बन रहा है, कभी FBR आ रहा है, हर तरफ ये हो रहा है। अगर इस तरीके से हम लोगों ने हुकूमत चलानी है, मैं अगर आपको लिस्ट बता दूं कि इस वक्त आपके साथ के सहाफी हैं, अगर मैं लिस्ट बता दूं तो मेरे ख्याल में कोई 35 के करीब सहाफी हैं जिनको इन लोगों ने ऑफ एयर किया हुआ है, और सारे ये कोई छोटे नाम नहीं है, सारे बड़े नामों में से ज्यादातर बड़े नाम है। सिर्फ ये है कि जिसने भी अच्छा, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो पीटीआई के बहुत बड़े नाकिद थे। वो पीटीआई मोहम्मद साहब, वैसे देखिएगा सर, पीटीआई के दौर में भी काफी सहाफी जो है वो ऑफ एयर हुए थे। ये बड़ी गलत रिवायत है, अगर उस दौर में हुई थी या इस दौर में हो रही है। पीटीआई के जमाने में 3-4 से ज्यादा या 5-6 से ज्यादा नहीं हुए थे। ये 25-30 की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और उसमें भी अगर हुआ तो हार्डली मेरे ख्याल में चंद दिनों के लिए हुआ था। यहाँ पे ये देखे 10-10 महीने, साल, 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से हो रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? हाउ कैन यू कंपेयर दिस थिंग विद दैट थिंग? आप इस तरह कर रहे हो कि यार देखो, एक बंदे ने लेट्स से एक रोटी चोरी की है क्योंकि वो भूखा था, दूसरे ने 5 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। वो अब आप इन दोनों को साथ मिलाएं, ठीक है, चोरी चोरी होती है, लेकिन उसके पीछे नियत क्या थी? वो भूखा था, उसने सिर्फ रोटी चोरी की है, दूसरे ने 5 करोड़ की, वो उसका क्या करेगा? इस किस्म की चीजें मोहम्मद साहब कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि मीडिया की आवाज तो हर दौर में दबाई गई है, कुछ आपके दौर में दबाई गई है, कुछ इस दौर में भी दबाई गई है। देखिए, मीडिया की आवाज दबाना गलत है, मीडिया का गला दबाना जुल्म है, ये तो एक क्राइम है। देखिए, आवाज दबाना और चीज होती है, गला दबाना और चीज होती है। जब मैं गला दबा रहा हूं ना, आपकी आवाज भी नहीं निकलेगी और आप मरोगे भी और आप बेहोश भी होगे। ये कर रहे इस वक्त ये जो हुकूमत है ना, ये मीडिया की आवाज नहीं दबा रहे, गला दबा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, हम वैसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो अपोजिशन में होता है वो इस तरह की बातें करता है, जब हुकूमत में आता है तो वो फिर दूसरी अपोजिशन इस तरह की बातें कर रही होती है। बहरहाल सर, ये बताइए, अब आपके पास आगे रास्ता क्या है? क्या आप स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे और कब करेंगे? आपके पास प्लान क्या है? क्या 8 फरवरी तक ये मामला जो है वो एक तहरीक वाला जो है वो टल चुका है, या उससे पहले आप लोग बाहर निकल सकते हैं? और अगर आप बाहर निकलेंगे तो उसके बाद तो फिर गवर्नर राज भी लग सकता
सकता है और दीगर सख्तियां भी आ सकती हैं? देखिए, गवर्नर राज लगने से क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, क्या चीज हो जाएगी? आप वहां की मुंतखब हुकूमत ही हटा देंगे ना। आपने ऑलरेडी फेडरल की भी मुंतखब हुकूमत हटाई हुई है, आपने पंजाब की भी मुंतखब हुकूमत हटाई हुई है, आपने बाकी भी इस तरीके से किया हुआ है। आपने सिंध में भी अच्छे खासे में, हमारे लिहाज से तो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और साथ उसके शायद हो सकता है बाकी किसी के साथ मिल के जैसे जीडीए थे, उनकी भी कितनी सीटें की हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांस था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीडीए के साथ मिलके कोई गवर्नमेंट बना लेती। तो बहुत जगह जो है, क्या उससे करने से फायदा ये नहीं होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी 1970s में बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगाया था, एक मुंतखब हुकूमत को हटाया था, उसका सिला हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। ठीक है, वही काम हम दोबारा कर रहे हैं, और उससे कोई खैर की उम्मीद रखें कभी नहीं होगा। नंबर 2, मेरे लिहाज से अगर आप देखें, मेरे लिहाज से थोड़ी सी स्ट्रैटेजी शायद ऑपोजिशन बदले, बजाय इसके कि वो मार्च करके या इस्लामाबाद आए या लाहौर जाएं। सारे मतलब मेरे लिहाज से हर एक छोटी बड़ी सड़क, अगर जहां पे 50 लोग हैं 50 लोग, जहां 100 बनते 100, जहां 200 बनते 200, जहां 5000 बनते 5000 करके, आप जितनी भी वो पाकिस्तान की जो जो जहां पे आप लोग हैं वहां पे आप जाके निकल के खामोशी तरीके से हाथ पे हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप वहां पे बैठ जाए, एहतजाज करें, बैनर्स रख ले, खामोशी से करें, पुरअमन एहतजाज होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी जमाने में वो जो गांधी ने जिस तरीके से किया था कि उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई वो नहीं थी, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थी सारी। तो इस किस्म की अगर हम चीजें वो कर लें और एक अच्छे तरीके से करें, तो मेरे ख्याल में उसका बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब, आपकी तजवीज़ ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये बताइए, ये इतने अरसा हो गए, इतने महीने गुजर चुके हैं, बल्कि सालों से ऊपर बात हो गई है, ये लाहौर के अंदर या कराची के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर तो इस तरह की कोई सिचुएशन हमें नज़र नहीं आई कि स्ट्रीट पावर का पीटीआई ने मुजाहरा किया हो या उसे मुजाहरा करने दिया गया हो। कहने वाले ये कहते हैं कि आप पेशावर की हद तक ये मामला है, केपी की हद तक कर सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते। बड़ा फर्क है। एक जगह पे जहां जालिम और जाबिर लोग होते हैं ना, तो आपने देखा हुआ लाहौर में या सिंध में, जब उनको पता चलता है कि रैली निकलने वाली है, वो पहले से लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनके घरों में छापे मारने शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है ये सारी चीजें अरेंज होती हैं, ये फिलबदी तो हो नहीं सकती, अरेंज होती हैं। तो उनको हर एक को पता चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीजें छुपती भी नहीं है, क्योंकि जब आप लोग कहीं मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो सारे होना शुरू, तो उसमें ये लोग आके उनको अरेस्ट कर लेते हैं। किसी के ऊपर कोई केस कर लिया, किसी को कोई केस कर लिया, पता नहीं कितने, कोई 20, 25, 30 हजार लोगों के ऊपर इन्होंने किस किस किस्म के केसेस किए हुए, तो उसका करके कर लेते हैं। क्योंकि केपी में एक जनरल एक माइंडसेट फर्क है। नंबर 2, वहां पे हुकूमत भी उनके खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो उस जगह पे अच्छा केपी में कोई भी निकल सकता है, सिर्फ खाली पीटीआई ने कोई भी निकल सकता है, क्योंकि हुकूमत उनको इजाजत देती है कि आप लोग अपना जो राइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें करके देखा जाए तो पंजाब में आप देखें, इस वक्त देख ले, मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा जो इस वक्त लोग जो इस वक्त जेल में हैं वो किस सूबे के हैं? केपी का कोई है? केपी का इक्का दुक्का होगा, बाकी सारे तो पंजाब की लीडरशिप अंदर की हुई है। पंजाब की लीडरशिप क्यों अंदर की हुई है? आपके जितने भी 22-25 लोग हैं, सारे के सारे पंजाब के हैं। अगर वो पंजाब के ना होते तो फिर मेरे लिहाज से तो अगर आप देखा जाए तो पंजाब वालों को सलाम करता हूं कि उनकी सारी लीडरशिप पंजाब वालों के अंदर है। अब उसके बाद सेकंड टियर, थर्ड टियर, उस जगह पे कितने लोगों के ऊपर कितने कितने केसेस हैं, क्या क्या नहीं हो रहे, अभी जितनी जो सीटें निकली हैं वो ज्यादातर कहां से उन्होंने निकाली हैं? पंजाब से उन्होंने वो डिस्क्वालीफाई किए सारे। तो ये तो सारी चीजें, तो सबसे ज्यादा जो ब्रंट है ये जुल्म का, वो तो पंजाब के ऊपर है। अच्छा सर, ये भी अर्ज कीजिएगा आखिर में, आप तो माशाल्लाह सेनेटर हैं जी, आप हमेशा जो है वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, सेन वॉइसेस हैं आप तो। ये बताइए, अलीमा खान ये कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो खान का साथी नहीं है। खान साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी एहतजाज ही किया जाए और किसी किस्म के मुज़ाकरात ना हों। देखिए, इस तरह यह है कि आजकल पाकिस्तान में सैनिटी तो है ही नहीं ना। आजकल तो पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो बेस ही इनसैनिटी पर है। तो उसमें मैं अगर एक सैनिटी की बात कर लूंगा या मेरे जैसे 10 लोग कर लेंगे, उसको क्या, वो उसको सुनेगा कौन?
यहाँ पे कौन सुनने वाला है? वो लोग सुनने वाले हैं जो कि जस्ट बिकॉज के आपने एक फैसले से इख्तिलाफ किया, ये एक लेटर लिखा या आपने पास काम किया, तो आपका जी उन्होंने आज से पता नहीं 40 साल पुरानी वाली डिग्री को उन्होंने क्या है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, जी ये जहांगीरी साहब जो थे ना, ये बड़े वो जिस जमाने में स्टूडेंट थे, मैट्रिक में थे, उस जमाने में ये भुट्टो का वो जमाना था और ये स्टूडेंट थे और ये भुट्टो के साथ हुआ करते थे। तो वहां पे ये सारी चीजें, और इनके हाथ में, किसी ने मुझे कोई किस्सा सुना रहा था कि इनके हाथ में ग्रेनेड भी फटा था। इन्होंने इम्तिहान दिया था, इन्होंने इम्तिहान जेन्युइन दिया था और उसके जो डिग्री है, जो सब कुछ है, वो भी जी जेन्युइन है। अब ये लोग उसके ऊपर कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जस्टिस सफदर शाह के ऊपर किया था जब उन्होंने भुट्टो के केस के खिलाफ वो किया था। तो वही सारी कार्रवाई, तो वही चीज हो रही है। तो अगर हम आजकल देखें तो मुझे एक बात बताएं, सैनिटी कहाँ चली गई? उसको रख कर हम करेंगे क्या? ठीक मतलब है। मुझे नहीं समझ आती कि सैनिटी का मतलब क्या है। नंबर 2, देखिए ऐसा यह है कि अलीमा खान साहबा जो कहती हैं सर आंखों पे, बहुत अच्छी बात करती हैं। खान साहब अगर कहते हैं तो अभी बहुत बड़ी बात है, मैं उसको बिल्कुल 100% में सही। उसको मानूंगा भी। हो सकता है मैं उससे एग्री ना करूं, मेरा ठीक अपना है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हो बिल्कुल सकता जी, है मैं हम उन लोगों से आपके एग्री पॉइंट ना ऑफ व्यू का करूं। भी एहतराम करते हैं और दीगर जो कायदीन हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया। और जैसे कि मुज़ाकरात की आवाज़ें भी आ रही हैं, एहतजाज की आवाज़ें भी आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बातें भी हो रही हैं और मुफाहमत की बातें भी हो रही हैं, लेकिन होगा क्या ये किसी को भी नहीं पता। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बदलते हुए ताल्लुकात और भारत और अफगान तालिबान के गठजोड़ के खित्ते पर पड़ने वाले संगीन असरात पर। हालिया दिनों में सिक्योरिटी सूरत हाल एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है, जहां पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को सख्त पैगाम देते हुए वाज़ेह किया है कि उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान का इंतखाब करें या फिर फितनौल खवारिज का। इसके सिवा तीसरा कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि फितनौल खवारिज की वो तंजीमें जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती हैं, उनमें तकरीबन 70% अनासर अफगान शहरी हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि खित्ता इस वक्त एक नाजुक मगर फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है, जहाँ पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली वाज़ेह अंदाज में सामने आ चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से ये सख्त मौक़िफ़ क्या मुस्तक़बिल में ताल्लुकात की नई सिमत का तयन करेगा? इसी पर जी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज़किया मसूद अहमद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, एक मरतबा फिर बड़ा दो टोक अल्फाज में ये पैगाम जो है वो पहुँचा दिया गया है कि पाकिस्तान या फिर खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा अफगानिस्तान को। आपके ख्याल में इस पैगाम को अफगानिस्तान में किस तरह से लिया जाएगा? मेरे ख्याल में इस पैगाम को बड़ा सीरियस उनको लेना चाहिए और वाज़ेह तौर पे क्लैरिटी के साथ एक मैसेज है कि इन्होंने देखें कि जिस तरीके से उन्होंने हालात और वाक़यात भी बयान किए और जो हमें भी कंफर्म है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कंफर्म है, और जिस तरह देखें ना कि अफगान तालिबान रजीम के वापस आने के 4 साल हुए हैं, उसके बाद से जो तेजी आई है, हाइट आउट्स वहाँ पे है, दहशतगर्द ग्रुप्स वहाँ पे हैं, लॉजिस्टिक्स वहाँ पे, ऑपरेशनल वहाँ पे, प्लानिंग वहाँ से हो रही, तश्कीलें भी वहाँ से आ रही हैं। अब तश्कीलें 70% जो है, उन तश्कीलें जो आ रही हैं उसमें अफगान नेशनल्स हैं। और जिस तरीके से अभी संबाजा में हमने चंद महीने पहले जो अफगान दहशत जो आए थे, तश्कील मारे गए, 57 जो लोग मारे गए थे वो अफगान नेशनल्स थे। और एक जो रिकॉर्डेड जो चीजें हैं, जो अबाउट जो तश्कीलें आई, 112 के करीब तश्कीलें आई, 172 तश्कीलें आई खैबर पख्तूनख्वा में, 4000 स्ट्रेंथ थी वो अफगानिस्तान से आए। अबाउट 83 तश्कीलें आई बलूचिस्तान में, अबाउट 1200 स्ट्रेंथ थी। और देखें कि हम एक क्लियर डिमांड है पाकिस्तान की, दैट इज कि अफगान साइल शुड नॉट बी यूज्ड बाय दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फितनौल खारिज और फितनौल हिंदुस्तान है, हमारी डिमांड है आप इनको क्रैक डाउन करें, उनको हमारे हवाले कर दें। अब वो डिमांड वो पूरा नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि कनाइवेंस शामिल है, वो इन लीग है, नेक्सिस है बिटवीन फितनौल खारिज और अफगान तालिबान रजीम। अब तालिबान रजीम जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बन गई है वहां पे, और अकॉर्डिंगली इंडिया भी वहां पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको इस्तेमाल कर रहा है। सो अभी जिस तरीके से अब रिसेंट जो वाकया हुआ था नॉर्थ वजीरिस्तान में, बोया में, जो खुदकार
सुसाइडर्स गए थे। अभी जो इतलात आ रही है उसमें से एक अभी जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि वो एक अफगान नेशनल था, वन ऑफ द, अब बाकी 3 की आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है। पाकिस्तान ने डिप्टी हेड ऑफ मिशन जो यहाँ पे है उसको बुलाया गया था फॉरेन ऑफिस में, एंड दे हैव बीन डिमॉल्श्ड और प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया गया, एक वार्निंग दी गई है। सो पाकिस्तान एक्टिंग एज ए रिस्पांसिबल स्टेट, इसके बाद पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि हम जवाब दे। हमें पता है कौन कुनर में बैठा है, कौन खोस में बैठा है, कौन पक्तिका में है, कौन पक्तिया में है, कौन कंदहार में है, कौन काबुल में है, कौन जाबुल में है। सो पाकिस्तान वो स्ट्राइक करेगा। और देखें कि ये जो अब एक उलमा मशाइख के कॉन्फ्रेंस काबुल में हुई और जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बाद एक फतवा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये गैर मुल्क जाके हमला नहीं कर सकते हैं, सो एंड सो। लेकिन ये इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पास में भी हमने देखा है और ये बेसिकली प्रीएम्प्ट था। उनको पता है पाकिस्तान से अभी मार पड़ेगी, जिस तरह काबुल कंदहार में अक्टूबर में हमले हुए थे। अब लाइकली इसका जवाब, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी है जिसका एक जवाब बनता है। सो बॉल इज इन द अफगान तालिबान रजीम कोर्ट कि वो क्या सोचते हैं। क्या वो जो नाम के वेलफेयर है, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का मतलब है लोगों का पूछना, उनका खैरियत पूछना, उनका खबर रखना। लेकिन जिस तरह यहाँ से तकरीबन 3 मिलियन प्लस लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से वहां पे गए, वो खुले आसमान रह रहे हैं। और देखना कि अबाउट 40 बॉडीज हेरात और ईरान के बॉर्डर के दरमियान जो वहां से बरामद हुई हैं, जो अफगान नेशनल से सर्दी से मारे गए। सो अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट 75%, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, बॉर्डर बंद, बट स्टिल दे आर एडमेंट कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना है, दहशतगर्दी को फरोग देना है और इंडिया के साथ मिलकर हमें सिग्नल करना है। सो वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। सही सर, अगर क्विकली मैं आपसे ये भी पूछ पाऊँ, जो गज़ा में फोर्स भेजने वाला जो मामला है, इसके बाद हम देख रहे हैं ईरान का ये कहना है कि उन पर दोबारा से एक इसराइल की जानिब से हमला हो सकता है। फिर फील्ड मार्शल का दौरा है सऊदी अरब और उनको आला एजाज़ से नवाजे जाना। फील्ड मार्शल के इस दौरे के हवाले से बताइएगा, इन दो अहम मामलों पर क्या पेशरफ्त हो सकती है? देखें जी, अगर तो ये गजा पे सूरत हाल जो है वहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पे बातचीत चल रही है, दैट इज स्टेबलाइजेशन, जो इंटरनेशनल फोर्स ने वहाँ पे जाना है जी। और क्लैरिटी के साथ मार्को रूबियो ने, देखें सिंस पाकिस्तान इसका हिस्सा रहा है इस बातचीत का, सो पाकिस्तान को पता था कि हमने क्या स्टैंड लेना है, क्या बातचीत करनी है। सो क्लैरिटी के साथ, चाहे वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, या आपकी जो फॉरेन ऑफिस के लोग थे जिन्होंने वहां पे उस बातचीत में शरीक हुए, तो क्लैरिटी के साथ है। यही मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने विलिंगनेस दी है, प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान अपने जो वहां पे क्लैरिटी हो, वहां पे कि ग्राउंड पे क्या होगा, क्या इजराइल जो चीजें अमेरिका कह रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है वो या नहीं कर रहा है, और इसके बाद वो चीजें एक्सेप्ट होंगी। क्योंकि पीस कीपिंग पे जाना है, हमने पीस इन्फोर्समेंट के लिए नहीं जाना। सो बहुत डिफरेंस है इन दोनों में जी। और मार्को रूबियो ने भी यही कहा कि देखें कि अभी बहुत सारे, उन्होंने कहा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि विलिंगनेस शो की है, लेकिन दे हैव आस्क्ड की क्लैरिटी इस पे चीजों पे होनी चाहिए। दैट इज वन थिंग। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमने ये डिसाइड करना है कि जी इसमें फंडिंग कौन करेगा और इसका जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो किसके अंडर होगा। तो बहुत सारे सवाल रहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा उससे पहले वहां पे देखें बोर्ड ऑफ पीस का कयाम अमल में लाना है, और सेकंड और जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फलस्तीनियों की नुमाइंदा गवर्नमेंट होगी वो वहां पे लाना है। उसके बाद से जाके ये स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे जाएगी। यानी कि मुस्तकिल क़याम अमन के लिए ब्रिगेडियर साहब आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अभी और मराहिल जो हैं वो भी बाकी हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन खत्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।